नेशनल इनकम के इसमें नोट्स हैं पूरे चैप्टर के। मतलब नोट्स मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है कुछ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 12th के लिए, फिर भी इसे देख ले। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है ये। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन के बाद ये है, दिस शो दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट मतलब जनरेट, फर्स्ट गया फैक्ट्री में, उसने काम किया आईफोन की में, उसके बाद उसने ये जनरेशन फेस हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो गया, फिर ये डिस्पोजल फेस हो गया, डिस्पोजल करके क्या लाया आईफोन, और रियल फ्लो हो गया। ये ऊपर फर्स्ट वाला जनरेट किया और उससे उधर भी सामान लाया और रियल फ्लो है। मनी फ्लो में ये होता है कि मतलब जो भी पैसा आया काम करने के बाद, उस पैसे से मैंने कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीद ली, उसी को कहते हैं मनी फ्लो। फैक्टर पेमेंट्स मिल गए, रेंट वेजेस और यहाँ देखो सैलरी मिली मुझे, फैक्टर पेमेंट्स मिल गए, रेंट वेजेस और इंटरेस्ट प्रॉफिट जैसी चीजें। मेरे पास जो भी पैसा आया मैंने क्या किया, उसी पैसे का इस्तेमाल करके कुछ गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए पेमेंट कर दी। फॉर लेट्स से 50,000 रुपए मैंने कमाए, तो उसमें से मैंने 50,000 रुपए खर्चा कर दिए, दाल चावल रोटी पेट्रोल ये सारे खर्चे करके मैंने वापस वो पैसा किसको लौटा दिया, फर्म को लौटा दिया। फर्म मतलब बिजनेस को लौटा दिया, और बिजनेस मतलब बिजनेस इन जनरल पूरी इंडस्ट्री। ये डिफरेंट है रियल फ्लो और ये मनी फ्लो में। ये 2 सेक्टर का दिया है सर्कुलर फ्लो। फैक्टर सर्विस, अगर हमने सर्विस दी उसके बदले अगर हमने गुड्स एंड सर्विस ले ली तो ये हो गया क्या, रियल फ्लो, मनी रियल फ्लो हो गया। और हमने फैक्टर सर्विस के बदले मनी लिया, मनी से सौदा ली तो ये हो गया मनी फ्लो। ये डायग्राम में वही समझाया है यहाँ पर। उसके बाद ये कंक्लूजन है पूरे का, अभी तक पढ़ा था उसका, देख लें यहाँ पर कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, फुल चैप्टर कंक्लूजन, पूरा चैप्टर खत्म होता है। एन इंडियन कंपनी लंदन, इंडियन एम्प्लॉयज वर्क कर रहा है कंपेयर WHO में लोकेटेड है इंडिया, इंडिया में लोकेटेड है तो WHO में वर्क कर रहा हो, जाके ले इंडिया की तो वही WHO, जाके ले इंटरनेशनल होती तो इंटरनेशनल एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो तो। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, एक बिल्डिंग मशीन एसेट होते हैं। फिक्स एसेट होते हैं और हम बिल्डिंग मशीन एसेट को जोड़ के स्टॉक का जोड़ देते हैं तो पाया जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर डिप्रिसिएशन हटा देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो ग्रॉस हो जाते हैं। मतलब ऐसे होते हैं ग्रॉस, जैसे हम पूरी गाड़ी खरीदी बाकी प्राइस 20 लाख की, तो वो तो ग्रॉस प्राइस है ही। अगर हमने 10 साल चलाई तो बेच दी 10 लाख की, तो बाकी प्राइस का है वो वहाँ में तो अठाएंगे, फिर वहाँ 10 लाख प्राइस है वो, तो वहाँ इंसान दूसरे दिन तक चला रहा हो 10 लाख प्राइस है, तो वहाँ में डिप्रिसिएशन तो उठाएंगे, डिप्रिसिएशन कितना हुआ 10 लाख को हुआ है, तो बाकी वैल्यू जुड़ी जाएगी, वो पहली में वैल्यू जुड़ी जाएगी जितनी जुड़ी जाएगी बाद में 10 लाख के लिए माने, तो वो तो भाई में जुड़ी गई है, कौन सी में पहले मान ली गई 70 ली गई, बाकी में जुड़ी गई वो तो 20 लाख के लिए 20 लाख में 10 लाख तो जुड़ी गई।
30 लाख की थोड़ी गाड़ी, 20 की तो ही। फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? इतनी। उस पर स्पीकर 500 रुपये का आता है, मार्केट प्राइस इतना है। उस पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने कितना? 10%। 10% कितना होगा 500 का? 10% होगा 50 रुपये। उसमें सब्सिडी देगी 10 रुपये की, तो पूरा स्पीकर कितने का हुआ? 540 का। बना कितने का था? 500 का, परंतु 40 रुपये क्या हो गया? टैक्स हो गया गवर्नमेंट का। तो मार्केट प्राइस इतनी होगी। फैक्टर प्राइस कितनी थी? इतनी, 500। मार्केट प्राइस 540 हो गई। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना होता है? कितना होता है इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर डोमेस्टिक इनकम में थे, प्लस कर दें हम डोमेस्टिक इनकम में NFI, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अब नेशनल इनकम बन जाते का नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम होते वहाँ में तो NFI माइनस करते तो डोमेस्टिक इनकम बन जाते, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई गई होती है। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब इंडिया के बाहर हुए ऐसे होते, पर इंडिया में काम कर रहा हो तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया, समझो बेटा, जिसमें बाहर की जमीन पे कमाया हुआ पैसा इंक्लूड नहीं होता। हमारी जमीन पे जो हमने पैसा कमाया होगा, भले कोई भी कमाए, अगर आपने हमारी जमीन इंडियन टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पैसा कमाया तो ही आप बोल सकते हो कि हाँ ये डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन जब आप नेशनल इनकम की बात करते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने हमारी जमीन पे कमाया कि आपने किन की जमीन पे कमाया। लेकिन अगर हमारे बंदे ने कमाया, किसने कमाया? अगर नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा अगर कमाया गया है, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा अगर अर्न किया गया है, तो वो नेशनल इनकम में आएगा। ये नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर आपने डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाया तो आप डोमेस्टिक इनकम बोलोगे। डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाना है बस आपको, डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाना है, भले आप नॉन रेसिडेंट हो या नॉर्मल रेसिडेंट हो, ये दुनिया में कहीं भी कमाओ, लेकिन आपका आदमी कमाए, ठीक है। अब निकलता कैसे? दोनों के बीच का डिफरेंस पता क्या है? जब आप डोमेस्टिक इनकम यानी कि देश की इनकम, देश में कमाई गई इनकम में जब आप फॉरेन वाली इनकम ऐड कर देते हो, यानी कि NFIA ऐड कर देते हो, तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। जब हमने बाहर से जो पैसा कमाया और बाहर से जो पैसा पे कर दिया, के बाद जो वैल्यू बचती है NFIA, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है नेशनल इनकम। मतलब यहां पर फॉरेन की इनकम भी इंक्लूड होती है। ये क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ रिटेन अर्निंग्स बाहर की होती है। रिटेन अर्निंग मतलब आपने जो पैसा बनाया उसमें से कुछ पैसा आपने रख लिया अलग से फ्यूचर पर्पसेस के लिए, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो कुछ पैसा आपने बाहर की कंट्री से बनाया, साइड में रख लिया, कुछ पैसा आपने बाहर को दे दिया, तो क्या हुआ बेटा? ये भी नेट वैल्यू होगी। जब तीनों, तो इससे भी NFIA निकलता है। ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा चैप्टर की थी। GDP क्या होती है? GDP होती है, उसमें डिप्रेसिएशन जुड़ा हुआ होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो टेरिटरी में बनता है, जो डोमेस्टिक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा किया गया हो। रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। मार्केट प्राइस जो मार्केट में बिकता है। ग्रॉस से अगर हमको नेट में ले जाना है तो डिप्रेसिएशन हटा देंगे तो नेट पे पहुंच जाएगा। अगर हमको नेट प्रोडक्ट से ग्रॉस में ले जाना है तो डिप्रेसिएशन ऐड कर देंगे। ग्रॉस होता है 100 रुपये, डिप्रेसिएशन इतना है, तो नेट कितना होगा? 100 में से माइनस कर दो 10, 90, तो नेट लगाना है। नेट 60, 20, नेट से ग्रॉस भी लगा सकते। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मार्केट प्राइस वो नेट मतलब डिप्रेसिएशन हटा के होता है नेट। और ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अगर हमको फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, जो टैक्स लगती है वो प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना है। तो उसमें NIT माइनस कर देंगे, मतलब NIT माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगती है उन्हें माइनस कर देंगे। तो GDP निकालनी है हमें फैक्टर कॉस्ट की। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस उसमें माइनस क्या करेंगे, NIT में सब्सिडीज भी माइनस होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से हमको लेना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। तो ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन जुड़ा होता है, तो उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट पे पहुंच जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देगा मार्केट प्राइस पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन हटा दो। अगर हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस पे ले जाना है, तो उसमें से ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन हटा देंगे और डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस में से फैक्टर प्राइस उठा देंगे। तो मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में ले जाना है, तो हमको जो टैक्स होंगे NIT उन्हें हटा देंगे, जो टैक्स लगते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन हटा दिया। तो फॉर्मूला बनेगा NDPFC का, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से डिप्रिसिएशन हटाया, फिर NIT हटाया, तो इसे ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। सेकंड निकालना सीख गए क्या? ये देखो सीख गए तुम, ये देखो तुम सीख गए। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया, क्या किया तुमने? यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हमें कन्वर्ट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर। ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल नेशनल सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो NIT माइनस करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ग्रॉस से नेट में ले जाना है, तो डिप्रिसिएशन हटा देंगे गाइस, बड़ी सिंपल है। नेशनल इनकम कैसे करती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम में जाना है, तो ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नेशनल इनकम निकल आएगी। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम दोनों लगाना सीख चुका है। कन्वर्जन 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 कन्वर्जन। उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना, अपने बुक में भी निकाल कर लेना और थोड़े बहुत मैं खुद कराऊं तो प्रैक्टिस करेंगे इस बात को थोड़ा लेके, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है उतने से मत खुश हो जाना, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं खुद बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि नेशनल का एक ऐसा कंसेप्ट है, आप 4-5 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट 25 30 50 क्वेश्चन टू फील मोर कॉन्फिडेंट। तो आप भले ही थोड़े-थोड़े गैप में करो, ऐसा नहीं है आज ही सारे करने, गैप में करते रहो, रिवाइज करने के लिए करते हो। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी हुई है। नेशनल इनकम में क्या होता है, एंटायर वर्ल्ड में जो प्रोडक्ट बनाया है आपने उसकी वैल्यू आती है, लेकिन वो बनाने वाला नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, यहां लिखा नीचे लिखा हुआ है। तो इट इज अ नेशनल कंसेप्ट, ठीक है, ये नेशनल कंसेप्ट है। ये क्या है बेटा, कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहां होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए, भले कहीं का भी हो। सारे प्रोड्यूसर, देश का प्रोड्यूसर हो, देश के बाहर का कोई और दूसरा यूएस वाला व्यक्ति लेकिन इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में बना रहा है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बना रहा है, तो भैया वो डोमेस्टिक इनकम में माना जाएगा। ये क्या होता है, ये नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, ओनली नॉर्मल रेजिडेंट। इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडियन व्यक्ति का प्रोडक्ट बना रहा है, भले वो यूएस में बैठ के बना रहा हो, भले इंडिया में बैठ के बना रहा हो, भले चाइना में बैठ के बना रहा हो, वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए देश का, इंडिया का, ठीक है। इसमें NFIA इंक्लूड नहीं होता, क्यों, डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाया हुआ पैसा है। NFIA तो फॉरेन का पैसा होता है, ये नेशनल इनकम है, फॉरेन का पैसा चलेगा, बस हमारा आदमी कमाए, तो इसमें NFIA इंक्लूड होता है, ठीक है। बेटा चार्ट एक बार रीड कर लेना, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ये चार्ट तुम्हें पूरा फ्लो बताता है। डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC, NDPFC से GDP एमपी पे कैसे आना है उसका आपके पास ये रहा। फैक्टर कॉस्ट में आप NIT माइनस कर दो, ये देखो NIT माइनस हो गया। आप नेशनल प्रोडक्ट में, नेट प्रोडक्ट में क्या, नेट वैल्यू में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन डिवाइड कर दो, ग्रॉस वैल्यू बन जाएगी। एक डिफरेंस और है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में, इसको भी जरा देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ाई देखो ना, क्या फाइनल गुड्स और सर्विस को लेता है, टेरिटोरियल कांसेप्ट है, इसलिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या नेशनल कांसेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम है, ठीक है बेटा। डोमेस्टिक टेरिटरी पे होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा होना चाहिए। तो ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार जरा इसको नजर घुमा लेना भले, ठीक है। अब एग्रीगेट्स कैसे निकालते हैं, जेट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं, फॉर्मूला कैसे बनाता है मैंने सिखा दिया आपको। तो क्या करता है, जैसे कि चार कांसेप्ट है डोमेस्टिक कांसेप्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, देखो स्टार्टिंग में बताए थे, ये स्टार्टिंग में याद है ये कांसेप्ट, ये जो चार कांसेप्ट है ठीक है बेटा, नेशनल में चीजों को एनपीआर है, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग को पता होता है, हमें किसी एक एग्रीगेट से चालू करना पड़ता है, कोई भी एग्रीगेट ले लो, जैसे कि मान लो जीडीपी एमपी ले लिया, जीएनपी एमपी ले लिया, क्यों दी गई है हिसाब निकालो, उसको राइट हैंड साइड पर दो, हां तो ये कोई आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया था, ऐसे निकाला था। फिर जैसे ही अपने ग्रॉस वैल्यू को कैसे अपन निकालते हैं, नेट वैल्यू कैसे बनाते हैं, है ना, एमपी को कैसे एफसी में कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें अपने आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। उसको नेट बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, अपन सीख चुके हैं, वही सब चीजों की यहां पे रुपये का साइन लगाना भूल जाओगे, नंबर कट सकते हैं, सब चीज आ गई, लेकिन रुपये का साइन नहीं लगाया, क्योंकि मेरा नेशनल इनकम है, पैसे में कैलकुलेट हो रहा है। पैसे में किसी नंबर को कैसे बताओगे, जब तक उसका साइन नहीं डालोगे आपको पता नहीं चल पाएगा वो डॉलर है, यान है, या वो दिरहम है, क्या है, रुपीस है ना, तो उसका साइन जरूर लगाना, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी।
You need to write. देखो वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड ये होता है, ये फ्लोर था फ्लोर, ये आटा 20 रुपये का खरीदा इसने, किससे खरीदा, इस अम्मा से 20 रुपये का खरीदा, फिर इसने 20 रुपये का आटा खरीदा, उसमें 20 रुपये की कुछ वैल्यू ऐड कर दी, मतलब 20 रुपये की वैल्यू क्या ऐड कर दी, मतलब इसमें आटे को गूंद गाँद के रोड वो बना दी गोल गोल टिक्की सी। अब उसके बाद इसने 40 रुपये का बेच दिया किसे, इस कंपनी को, कंपनी ने उसमें पास्ता नमकीन वमकीन डाल के और वो टमाटर डाल के उसे 70 रुपये का कर दिया। तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की, 20 रुपये की अम्मा से लिया तो 20 रुपये में लिया इसने, तो अम्मा ने 20 रुपये की वैल्यू ऐड की और उसने 20 रुपये की इसने और कर दी, तो 40 में बेटा 20 तो अम्मा के दे दिए और 20 रुपये बच्चे उसकी वैल्यू ऐड की है, तो 20 जुड़ गए इनके। फिर इसमें 70 रुपये का इसने बेचा, 40 रुपये का उससे खरीदा था, 30 रुपये की इसने वैल्यू ऐड की, तो टोटल वैल्यू ऐड कितनी की है, 70 रुपये की वैल्यू की है, समझे। वैल्यू एडेड कैसे करती है, इंटरमीडिएट को घटा दो और पूरे में से सबको जोड़ लो, पहले तो इन सबको जोड़ के जितना आए उसमें से इंटरमीडिएट को हटा दो, मैं 70 रुपये को छोड़ के इन सबको हटा दो, पीछे वाले को जोड़ें। ऐसे भी लिखा सकते हैं, पहले बताया था ऐसे भी लिखा सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन GVAMP GDPMP प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। NIT माइनस करो और NFI ऐड कर लो। ये देखो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ आता रहेगा कि जो हम बात कर रहे हैं शायद आप ऑलरेडी जानते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करिए, NIT माइनस करिए और NFI ऐड कर दीजिए प्लस NFI। अगर आप कर देंगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीन ये प्रिपरेशन लेने होते हैं, किस किस चीज़ को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब किसको कर लेते हैं, एक तो इंटरमीडिएट गुड हो गया कोई वो ही जाते हैं, सेल परचेज और सेकंड, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी, पालू ने सेकंड हैंड गाड़ी लेके थार, तो अब वो लई हो गई 10 लाख की, रही गाँव पर, तो आई स्लिम कितनी 20 लाख की, ओनर ने कितनी खरीदी हुई आदमी 20 लाख की, तो बाने इंक्लूड करते होते 10 लाख, ये तो बचे हुए 10 लाख ने चला रहा है, समझे। तो जाके मतलब तो बाई में ऐड आएगी पहले वैन में जाके, ले इंटरमीडिएट गुड्स की यूज ना खत्म। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, जो मम्मी खाना बनाते वो ना यूज हो, फॉर प्रोडक्शन गुड्स हम खुद खा लेते हैं वो यूज होते हैं, समझो। और जैसे जो इंसान अपने घर में ही रह रहा हो, वो भी बिल्डिंग बनाएगी तो बाद में इंक्लूड हो गएगी भी नेशनल इनकम में। अगर कोई स्टॉक, मतलब कोई इंसान अगर कचू चीज बिगड़ जाता, खराब हो जाता, भी इंक्लूड हो गई। पेपर क्लेम्स कहते हैं बेटा। इनसे कोई बॉन्ड शेयर्स डिबेंचर्स को इंक्लूड क्यों नहीं करते, क्योंकि इनको पेपर क्लेम्स कहते हैं बेटा। इनसे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे शेयर एक आपका ओनरशिप बताता है कंपनी में कि आप शेयर होल्डर हो, आपके पास शेयर है बेटा। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट बना, कितनी नेशनल इनकम हुई, मेरे किसी कंपनी के ओनर बनने से इनकम थोड़ी जाती है। मैंने तो भैया किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, प्रोडक्ट थोड़ी बनाया, कोई वैल्यूएबल सर्विस थोड़ी दी है, वो तो पेपर का क्लेम है। ये प्रॉब्लम और डबल काउंट फिर दोबारा तय हो, यही प्रॉब्लम है भैया। टी खरीदी बैग में, तो बाकी हम टीते हम टी बनाई थी, तो प्रॉब्लम और डबल काउंट, डबल नहीं काउंट करेंगे, बाकी वाली 20 रुपये रह गई, 30 नहीं आ जाए। अंडरस्टैंड ब्रो। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देख ले। एक आया फूक दी जनरेटर है, मन खराब मेरा तो खुंजा आओ जनरेटर, तो बताते सुन बाल। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन, जो आपको नौकरी देता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सोशल स्कीम्स। देखो ये मैं आपको बताता हूं नॉर्मल एग्जांपल से। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज, ठीक है। इसमें प्रोविडेंट 10,000 का, सॉरी 20,000 का 12% बिल कितना हो गया बेटा आपका, दैट इज 2,000, और ये हो जाएगा 2400। दिस इज गोइंग टू 2400, हां 2400 कौन दे रहा है बच्चे, ये 2400 दे रहा है, तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा 2400 रुपीज, तुम्हारी सैलरी से कटेगा, ठीक है। उतना ही मतलब 20,000 में से तुम्हें 2400 कट कर आएगा तुम्हारे हाथ में, उतना ही पैसा कौन 2400 कौन ऐड करेगा, 2400 ऐड करेगा तुम्हारा एम्प्लॉयर, जो तुम्हें नौकरी पर रखा हुआ है। एम्प्लॉयर तुम्हें जो नौकरी पर रखा हुआ है वो भी 2400 मिलेगा, और तुम्हारी सैलरी से 2400 रुपए कम होते हैं, और एम्प्लॉयर भी तुम्हें 2400 ऐड करता है। दोनों मिलाकर कितना होगा बेटा 4800। ये 4800 ये हर महीने पर मंथ, हर महीने ये इंक्लूड होते हैं पीएफ अकाउंट में। पीएफ का अकाउंट होता है, उसमें हर महीने 4800 रुपीस डाले जाते हैं। इस पर आपको सरकार ब्याज भी देती है, और ये लगातार कई सालों तक होता रहता है। ये पैसा कब मिलता है, जब या तो रिटायरमेंट हो जाए आपका, या फिर आप बीमार पड़ जाए। तो इसमें क्या होता है, ये दूसरे तरह की इनकम होती है, आपको 3 हिस्से में दिया जाएगा। एक होता है, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल में बताता हूं, जैसे प्रॉफिट के 3 हिस्से क्या होते हैं। प्रॉफिट के 3 हिस्से यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ का मैंने प्रॉफिट कमाया है, तो इसमें से आप सरकार को 30% देते हैं। 30% गोज टू सरकार एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 30 करोड़ दे देते हैं। अब दूसरा हिस्सा होता है जहां पर ओनर जिन्होंने पैसा लगाया है उनको भी तो कुछ हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए भैया, उसे कहते हैं हम लोग डिविडेंड्स बेटा। डिविडेंड्स का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कि ओनर्स में बंटता है।
है, शेयर होल्डर्स में बंटना है, ठीक है। इनमें हम बांटे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 30 करोड़ रुपए आपने बांटा, जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन लोगों को दे दिया आपने, ठीक है। बचा हुआ जो तीसरा हिस्सा होता है, दैट इज मान लीजिए 40 करोड़ रुपए ये बच गया। अब इसका क्या किया जाए? ये वो पैसा होता है जो कि हम आपातकालीन स्थिति के लिए या बिजनेस को डेवलप करने के लिए और बढ़ाने के लिए करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग बेटा हमारी रिटेन अर्निंग्स, यानी कि वो अर्निंग्स जिसे हमने रिटेन कर लिया है। होता क्या है, मान लीजिए समय बेटा सही नहीं होता हर बार। इस बार आपने 100 करोड़ कमाया, अगले साल ना कमा पाओ, क्या पता, लेकिन सैलरी तो फिर भी बांटनी पड़ेगी, ऑफिस तो फिर भी चलाना पड़ेगा। क्या पता कि भैया पैसा पिछली अगली बार भी कमाया, लेकिन आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है और पैसे की जरूरत है। तो हम पागलों की तरह पैसा खर्चा नहीं करते, बहाते नहीं है, हम कुछ पैसा स्टोर करके रखते हैं कि अगले साल बिजनेस एक्सपैंड करना हो, लोगों की सैलरी बांटनी, ऑफिस को मेंटेन करना हो, तो ये पैसा बना रहे, सेफ रहे एक तरीके से। इसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट के इसमें 3 हिस्से काटे जाते हैं, ठीक है बेटा। हमारे पास 3 हिस्से क्या बचे? एक है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स, कंपोनेंट है ये वही वाले, ऊपर थे वही वेजेस एंड काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस कैश, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम, ये सब इंटरेस्ट प्रेफरेंस वही है। ऑपरेशन सरप्लस, मिक्स्ड, ये सब वही है। स्टेप वो स्टेप ये रहे, इक्वेशन ये रहे। ये जोड़ दोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है कई बार, सीधा नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोलते, आजकल जनरली होता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताओ, नेशनल इनकम तो हमने निकाल दी, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के बताओ। तो ये वाली बात है कि ए बी सी, ए की वैल्यू निकाली तो बी सी की वैल्यू दे देंगे, बी की वैल्यू निकाली तो ए सी की वैल्यू दे देंगे, ऐसे मिक्स माइनस या प्लस माइनस करके आप सारी वैल्यूज निकाल। ट्रांसफर इनकम जैसे पेंशन नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विद नॉट इंक्लूड सेकंड हैंड गुड्स। कंपटीशन मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, तो एक काम करो, सीओईआर दिया हुआ है तो इसको यहां लिख दो। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है बेटा रेंट प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट। आप इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हो, तो रेंट और इंटरेस्ट ले लो, रेंट प्लस इंटरेस्ट फिर यहाँ पे, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन हटाओ, यहाँ पे सब्सिडी हटा दो, प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ही रिटेन्ड अर्निंग होता है। कैसे सर, कैसे पता चला? ये वो पैसा जो कि जनता का बटा नहीं है, शेयर होल्डर। ये 300 तो रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो। क्या वाला है भैया? 2000 प्लस के बाद सब्सिडी डिफरेंस हो गया 940, ठीक है। ये हो गया आपका 300, 300 हो गया, अरे हट जा भाई, हाँ 940 प्लस 300, ठीक है, 300 हो गया और लास्ट इज 200, तो 200 और ऐड कर दो, तो 40 में 60 ऐड किया, कितना हो गया बेटा? अपना आंसर आ गया। देखो एक चीज याद रखो, कोई चीज हमने इस्तेमाल नहीं करी, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हमने इस्तेमाल नहीं किया, डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल नहीं किया, हमें सम टाइम पर पता लगता है यार एक वैल्यू छूट गई, क्या करें इसका भी ऐड कर दे, कुछ कर देगा, जानबूझ के मत क्या करो, जितनी जरूरत है उतना क्या करो, जो पूछा है वही ऐड करना है, कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए होती है। तो उन्हीं को एलैबोरेट किया गया जो बताया था। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में ये आ जाते हैं, स्टेप ये दी गई हैं, प्रिकॉशन ये है, क्वेश्चन ये रहा। समझ ना क्विकली एक ही बात समझ लीजिए, आपको ऑलरेडी पता है इनके क्या ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट गुड जाने के जो आपके रॉ मटेरियल है, इनके खर्चों के लिए ट्रांसफर कर लिए कि सामने वाले ने काम नहीं किया, पापा ने आपको पॉकेट मनी दी थी, आपने काम किया था नहीं, तो उनकी तरफ से जो पेमेंट हुई है उस बॉन्ड्स डिबेंचर्स इनको भी नहीं किया जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और एक्सपेंडिचर ऑन ओन कैपिटल अकाउंट, यानी कि मान लीजिए प्रोडक्शन पे आपने खर्चा किया, किसी को केस। चलो जी अब आगे बढ़े, चालू करें। देखो एक निकालने के लिए जीडीपी या डेफी निकालने के लिए आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है और नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। सबको ऐड करो तुम्हारा आंसर आता है। देखो सबसे पहले तो जीडीपी के लिए तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, सारे वैल्यूज दिए गए। देखो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 है, लिख दो 400 लिख दो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, देखो यहां पे लिखा है 100, लो लिख दो 100 लिख दो, ठीक है, ये भी ले लिया। चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत है क्या? जब ऑलरेडी मुझे बड़ा वाला वैल्यू मिल गया है तो उसके अंदर की वैल्यू मेरे किस काम की? जब मुझे टोटल अमाउंट मिल गया है तो अंदर का मेरा वैल्यू किस काम का, तो इसको नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है तो इसको नहीं लेंगे। चेंज इन स्टॉक तो इसी के अंदर आता है ना, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी छोड़ो मत, जीडीपी की वैल्यू निकालने के बाद भी एनएफआई को मत छोड़ो, या अपने वैसे काम का नहीं, डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे। नेट एक्सपोर्ट्स ये हमारे काम का है, माइनस कर दो 20, ठीक है, माइनस कर दो 20 माइनस कर दीजिए। और लास्ट दो पॉइंट है डेप्रिसिएशन को भी मत छोड़ो, ये हो गया इंक्लूड, और ये ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 100 इसको भी ऐड कर दो, ये ऐड हो गया। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार 580, तो जीडीपी का एफसी बनाना है, डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन सीधा 500 करोड़। समझ आ गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो और प्रैक्टिस। सतर्क रहो, चैप्टर रहो, शेप रहो। बाहुबली हो रहे हैं गाइस। दब दूंगा वाल नए दरवाजे को तब। इतनी मुंह अच्छी लगता है एक मुंह अच्छी लगता है।
में देख सकते हो। क्लियर? चलो देख लो, ये देख लो। ठीक है बेटा, समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो जी देखो। अब हमारे पास ना कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। हम नेशनल इनकम में कौन सी चीज इंक्लूड करते हैं, कौन सी चीज नहीं करते हैं, उसका मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। वैसे तो पता ही है कि सेकंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हो, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट से ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। जो भी मैंने बताया वो सारी बातें मैंने चार्ट पे रीजन के साथ लिखा हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ते जाइए। देखो शेयर्स की वैल्यू को आप इंक्लूड नहीं करते, है ना? कौन-कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करते? शेयर्स की वैल्यू, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम को नहीं करते, विंडफॉल गेन्स को नहीं करते। ठीक है? तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा, अब एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो कि 100% पेपर में आएगा ही आएगा। मतलब ये हमेशा आता है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इतना कुछ खास बचा नहीं है। नहीं लगी रोटी। ये क्वेश्चन है, आप चाहो उसको देख सकते हो। इजी क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल कुछ चीज नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रियल जीडीपी का वैल्यू दिया। रियल जीडीपी कितना है भैया? 500। नॉमिनल जीडीपी कितना है बेटा? सॉरी, प्राइस इंडेक्स कितना है? 125। तो देखो रियल जीडीपी का एनपी डिफलेक्ट होता है। जीडीपी की जगह नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। जीएनपी डिफलेक्टर में नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी, बस नाम चेंज हो रहा है, बाकी कांसेप्ट सेम ही है। तुम देख रहे हो? तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। जीएनपी लिख दिया जीडीपी की जगह, तो क्या क्या हो गया? ठीक है भाई, वैल्यूज तो वैसे भी दे रहे हैं ना सारी सारी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है चीजें। ठीक है, चाहो तो बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो जी, हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे और बस ये खत्म ही हो गया। देखो हाँ